नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और साथियों, 2-3 दिन आपकी क्लास बाधित रही है, उसके लिए बहुत खेद है। थोड़ा स्वास्थ्य कारण ऐसे थे, तबीयत नासाज थी। नासाज क्या साथियों, वायरल फीवर और वो खांसी जुकाम। आज भी आपको लग रहा होगा, आवाज से तो पता चल ही रहा होगा। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि यार 3 दिन की क्लास ऑफ हो गई है, सभी अभ्यर्थी इंतजार में होंगे, तो साथी इसीलिए आया। फिर तो देखते हैं, बाकी तो स्वास्थ्य के ऊपर है कि कहाँ तक जाती है। पर कोशिश रहेगी कि आज ये मौर्योत्तर काल पूरा समाप्त किया जाए। अगर तबीयत ने सही तबीयत ने साथ दिया तो साथियों, तबीयत अगर स्वास्थ्य सही रहा तो कर लेंगे। बाकी तो हम पहुंच गए थे मौर्य काल, तो हमने लगभग लगभग क्या पूरा हो ही गया था। मौर्य काल तो पूरा करवा ही दिया था। आज मौर्योत्तर काल है साथियों, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा। तो मौर्योत्तर काल में साथियों जैसे ही चर्चा होती है तो आप देखोगे कि मौर्योत्तर काल में, या मौर्योत्तर काल को आप कह सकते हो कि संघर्ष का काल भी बोला जाता है, कि संघर्ष का काल था। और संघर्ष भी आपको दिखाई देंगे इसमें। जो अलग अलग जो राज्य है उनका जैसे गठन होगा, तो उसमें आप वही देखोगे। मौर्य वंश की बात आप देखोगे कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करता है साथियों। और जैसे ही पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश की स्थापना करता है, उसके बाद आप देखोगे कि शुंग वंश के बाद फिर कर्ण वंश आता है। कर्ण वंश के बाद आप देखोगे कि एक कर्ण वंश के बाद आप जैसे ही चर्चा होगी तो कर्ण वंश में आप देखोगे कि उसके जैसे ही कर्ण वंश के तुरंत बाद ही, या एक छोटा सा जैसे जिक्र आता है, तो हाल को भी जो हाल शासक है उसको भी सातवाहन में ही वो कर लेते हैं साथियों, गिना जाता है। तो उसके बाद कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आता है। सातवाहन वंश में आप देखोगे कि सातकर्णी आएगा। सातकर्णी के बाद फिर वहीं पे हाल हाल जो शासक है उसकी चर्चा होगी, जिसने गाथा सप्तशती लिखी थी। उसके बाद आप देखोगे कि यज्ञश्री सातकर्णी आएगा। और फिर आप देखोगे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी आएगा। फिर यज्ञश्री या उसके बाद लास्ट में अंतिम यज्ञश्री सातकर्णी होगा जहाँ तक है। तो जैसे ही जैसे चर्चा होगी, आज साथियों थोड़ा माइक चेंज है तो थोड़ा अजीब सा ऐसा वो लग रहा है। अभी अभी नया माइक आया है तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी क्या कर रहे हैं बार बार ये सेट सा। तो कुछ नहीं, बस आप तक आवाज पहुंचानी थी। आवाज की बार बार दिक्कत आती थी कि वॉइस अच्छी नहीं है, कि वॉइस में दिक्कत आ रही है, वॉइस में दिक्कत आ रही है। सब कहते कि सर वॉइस कम आ रही है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा, बोला सर से, तो सर फिर आज लेके आए एक नया माइक। बड़ा महंगा माइक, तो बड़ा महंगा लेके आए इस बार। और आवाज कोशिश करते हैं कि इस बार वॉइस की दिक्कत नहीं आएगी साथियों। आपको पूरी कोशिश है, अब भी कोई दिक्कत होगी तो उसका भी समाधान किया जाएगा। पूरी टीम लगी हुई है साथियों आपकी समाधान के लिए। तो आज की क्लास को साथियों प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो साथियों शुरुआत करते हैं। मौर्योत्तर काल। एक सेकेंड साथियों, मौर्योत्तर काल को मैंने अभी आपको बताया। काल मौर्योत्तर काल को आप देखोगे कि संघर्ष का काल भी बोला जाता है साथियों। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे कि संघर्ष का काल। और संघर्ष का काल क्यों बोला जाता है? संघर्ष का काल। और संघर्ष का काल क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे विभिन्न राज्यों की आप देखो, विभिन्न जो राज्य हैं उनकी स्थापना होगी। और जैसे मैंने अभी बताया था, उसके बाद आप देखोगे कि विदेशी राज्यों की भी स्थापना होगी। तो विदेशी राज्यों में जैसे मैंने आपको बताया इंडो ग्रीक, उसी में आपको जैसे देखने को मिलेगा। तो उस अब मौर्योत्तर काल की अब सीधे सीधे हम देखें तो मेन जैसे होता है कि मौर्योत्तर काल कहाँ किसे गया और कहा गया। तो मौर्योत्तर काल मौर्य के जैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो विभिन्न राज्यों की गठन हुआ, उसे मौर्योत्तर काल बोल दिया गया। भाई मौर्य काल के उत्तरोत्तर, मतलब मौर्य काल के बाद में जो राजा या विभिन्न राज्यों का जो गठन हुआ, उन्हें मौर्योत्तर काल बोला गया। तो मौर्योत्तर काल की कुछ विशेषताएं, विशेषताओं में भी जैसे अगर विशेषताओं में जैसे विशेषता अगर हेडिंग लगा दिया जाए
तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा विशेषताएं आपको बता दूं। विशेषताएं, विशेषताएं। तो साथियों विशेषताओं में अगर आप देखोगे तो विशेषताओं में आप सबसे पहले तो आप मेन वही डाल सकते हो सबसे पहला, कि अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय। अनेक राजा बने, अनेक राज्य बने तो अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय। दूसरा आप कह सकते हो कि व्यापार वाणिज्य में, वाणिज्य की विकसित अवस्था होगी या विकसित होगा। और तीसरा आप कह सकते हो साथियों कि इसी समय आपको जैसे ही आगे आप देखोगे तो आपको आगे पता चलेगा पुष्यमुख शुंग, और जब शुंग वंश का चर्चा होगी तो उसमें आप देखोगे कि रोम से व्यापार अच्छा होगा, रोम से व्यापार, रोम तक व्यापारी जाएंगे, या रोम का व्यापार, रोम की से व्यापार किया जाएगा, रोम से वस्तु आयात किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि भारत रोम व्यापार सुदृढ़ हुआ। और नहीं, फिर आप कह सकते हो विदेशी व्यापार सुदृढ़ हुआ, ये भी कह सकते हो। तो भारत रोम व्यापार सुदृढ़ हुआ। तीसरा अगर आप देखो तो मुद्रा, मुद्रा अर्थव्यवस्था, मैंने आपको बताया ही था कि महाजनपद काल से मुद्रा का चलन हुआ। मौर्य काल में मुद्रा चलती थी, सिक्के चलते थे, आहत सिक्के चलते थे, पंचमार्क जो चलते थे। तो ये भी एक विशेषता ही हो गई। तो जैसे मोटा मोटा बंद, और जैसे अगर जैसे चर्चा होगी कि जब व्यापार होता था वो पानी के जहाजों से ही होगा, तो पानी के जहाज होंगे, अगर जहाज होंगे तो उसके लिए बंदरगाह भी होंगे। तो आप कह सकते हो कि बंदरगाहों का विकास, तो बंदरगाहों का पर्याप्त विकास, या सीधे सीधे कह सकते हो। तीसरा अगर आप देखोगे तो नगरीकरण में वृद्धि होगी। तो नगरीकरण साथियों, नगरीकरण के लिए इसलिए बोल सकते हैं कि जब इतना अर्थव्यवस्था और सबकी अगर वृद्धि होगी तो नगरीकरण ही आएगा, कि वहाँ पे अब आप कह सकते हो कि बंदरगाह भी है, मुद्रा भी है। तो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था नगरीकरण के बारे में। तो मोटा मोटा साथियों ये आप डाल सकते हो इसमें। तो सबसे पहला, अनेक राजनीतिक इकाइयों का उदय, राजनीतिक इकाइयों का उदय, इकाइयों का उदय, उदय। दूसरी साथियों अगर आप देखो तो दूसरा आप कह सकते हो, दूसरा अगर इसमें आप डालना चाहें तो मैंने आपको बताया था व्यापार वाणिज्य सुदृढ़, सीधे व्यापार वाणिज्य सुदृढ़, सुदृढ़। तीसरा अगर साथियों अगर आप डालना चाहें तीसरा पॉइंट, तो आप कह सकते हो कि भारत रोम व्यापार सुदृढ़, भारत रोम व्यापार, तीसरी विशेषता। चौथी अगर डालना चाहें साथियों तो मैंने अभी आपको बताया था कि बंदरगाहों का विकास, ये भी डाल सकते हो, बंदरगाहों का विकास, गाहों का विकास, विकास। और पांचवी, अगर पांचवी विशेषता साथियों अगर आपको बतानी हो तो नगरीकरण में वृद्धि। चलो नगरीकरण में वृद्धि को छोड़ के अगर और जैसे करनी हो तो पांचवी व्यवस्था आपको मौर्योत्तर काल की जो मेन, अगर आप कह सकते हो कि मेन जो विशेषता है वो आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ से भूमिदान प्रथा प्रारंभ होगी। तो आप कह सकते हो कि भूमिदान प्रथा प्रारंभ, भूमिदान प्रथा, प्रथा प्रारंभ। और यही साथियों भूमिदान प्रथा से आपको पता चलेगा कि यही साथियों भूमिदान प्रथा आपको सामंतीकरण या सामंती व्यवस्था का बीजारोपण अगर कोई देखा जाए तो ये भूमिदान प्रथा ही है साथियों। आपको अलग पता चलेगा कि जो ये जो भूमिदान प्रथा के अंदर ही सामंती व्यवस्था का बीजारोपण हो जाएगा, कि भूमिदान होंगे उसी के बाद मैं क्रम से आपको करवाऊंगा। तो आप कह सकते हो कि सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, व्यवस्था भूमिदान प्रथा के तहत ही आप देखोगे कि सामंती व्यवस्था आएगी। तो ये आपको, और जैसे अगर और आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हो कि भक्ति भावना का उदय। हाँ इसी समय भक्ति भावना, इसमें विशेषता में एक और पॉइंट डाल दो, भक्ति भावना का उदय, भक्ति भावना का उदय, ये भी कह सकते हो। किसी समय भक्ति भावना, आपको भक्ति और आंदोलन बहुत देखने को मिलेंगे। और उसी आधार पर, और जैसी सातवाहन काल में आएंगे तो आप देखोगे कि मातृत्वात्मक समाज हो जाएगा, तो उसमें और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये मैंने आपको एक, जैसे होता है ना टॉपिक से कनेक्ट कर दिया, ये होता है एक, जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया विशेषताओं को, तो मैंने इसीलिए बताई कि आपकी समझ में आए कि कौन सा टॉपिक, ये मौर्योत्तर काल आखिर है क्या, तो मौर्योत्तर काल की क्या विशेषताएं, ऐसा क्या किया हुआ था मौर्योत्तर काल में जिसे विशेष माना जाए। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको करवा दिया कि ये काम हुआ था। इससे आगे जैसे ही साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो सीधे आप मौर्योत्तर काल के जो वंश बता दूं शुरुआत में क्रम से, बाद में क्या कि मैं करवाऊं कि शुंग वंश,
कर्ण वंश, सातवाहन वंश, तो एक क्रम बता दूं इकट्ठा पहले ही। तो आप कह सकते हो कि मौर्य काल में आप देखोगे तो जो राजनीतिक वो है वो दो भागों में मिलेंगे। एक देसी राज्य मिलेंगे, देसी राज्य, और एक आपको साथियों मिलेंगे विदेशी राज्य। ये विदेशी राज्य, विदेशी राज्य, विदेशी राज्य। देसी राज्यों में साथियों कौन कौन से रहेंगे? देसी राज्यों में वही रहेंगे शुंग, कर्ण और चेदी, सातवाहन, और एक आपको रहेगा संगम कालीन भी लिख सकते हो, संगम भी लिख सकते हो। तो जैसे शुंग, शुंग वंश, शुंग वंश। दूसरा आपको तो कर्ण वंश, कर्ण वंश। तीसरा आप लिखो तो चेदी वंश, चेदी वंश। चौथा अगर साथियों इधर लिख लो सातवाहन, सातवाहन वंश। और पांचवा अगर आप जैसे तो अगर नहीं है पर फिर संगम कालीन भी करवा देंगे साथियों। पांचवा आप लिख सकते हो संगम कालीन, संगम कालीन, संगम कालीन। और संगम कालीन बोला जाता है साथियों जो साउथ का, जो दक्षिण का इतिहास है उसे संगम कालीन बोला जाता है। उसमें आप देखोगे कि अलग अलग जो संगम आयोजित होंगे, वो कितने शासकों के, आप कह सकते हो कितने शासकों का सानिध्य प्राप्त हुआ या कितने शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ, कौन अध्यक्ष रहा, उसमें क्या संकलन हुआ, ये सब मिलेंगे। और एक दो जैसे ग्रंथ इसमें संगम कालीन में से आप देखो दक्षिण का संगम युग में से भी एक दो प्रश्न उठा लेता है साथियों। तो लकापियम पूछ लेगा, तो तमिल रामायण, ऐसे अलग अलग जैसे कई हैं, इतनी थोकई पूछ लेगा। तो कुछ ऐसे नाम है, थोड़े नाम थोड़े क्लिष्ट हिंदी में हैं। और साउथ के नाम है, दक्षिण के नाम है साथियों, तो थोड़ा दिक्कत आएगी। और फिर भी और आसान आसान बना के साथियों आपको बताया जाएगा। तो कुछ ये वंश है साथियों जिनकी चर्चा होगी, शुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, संगम कालीन। इनमें भी साथियों जहां से प्रश्न उठाता है आयोग में वही करवाऊंगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि शुंग वंश है, तो शुंग वंश से प्रश्न उठा भी सकता है, उठाता भी है, तो शुंग वंश करवाया जाएगा साथियों। कर्ण वंश में भी थोड़ी सी एक आपको इंट्रो दिया जाएगा। चेदी वंश में कुछ है नहीं, वो मैंने पीपीटी में ऐड करवा दिया है, तो आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा आज। आज कई दिन आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी हर क्लास में बोल देते हो कि आज जल जाएगी, आज लग जाएगी, लेकिन आज आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कल प्रोवाइड करवा दूंगा। और आगाज क्लासेस के नाम से ही मिलेगा, आगाज क्लासेस ऑफिशियल इस नाम से मिलेगा टेलीग्राम चैनल साथियों। तो आज शाम को 6 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। 6 तो बज ही गई, तो आपको 8 बजे के लगभग एक डेढ़ घंटे में मैं आपको पूरी जितनी भी आज तक ये क्लास हुई है सबकी पीडीएफ में एक साथ ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कर्ण वंश और चेदी वंश भी मैंने उसमें पीडीएफ में तो पीपीटी में तो ऐड करवा दिए, पीडीएफ वाली नोट्स में दे दूंगा। वैसे समझाने के यहाँ से पूछता नहीं, लेकिन इंट्रो के लिए मैंने उसमें दे रखा है। सातवाहन साथियों करवाएंगे, संगम कालीन भी कुछ ही जो मुख्य मुख्य हैं जहाँ से प्रश्न उठाता है वो एक दो करवाएंगे। साथियों विदेशी राज्यों में कौन कौन सी, अगर आप विदेशी राज्य देखोगे सबसे पहले इंडो ग्रीक आ जाएंगे, इंडो ग्रीक बाद शक आ जाएंगे, कुषाण आ जाएंगे, यही तीन पूछा जाता है। तो इंडो ग्रीक आप कह सकते हो साथियों, इंडो ग्रीक। दूसरा आप कह सकते हो शक, तीसरा आपको कुषाण, कुषाण। तो ये तीन युग है, ये तीन आप कह सकते हो राज्य हैं विदेशी राज्यों में। अगर आप देखो या विदेशी जो वंश है उनमें देखो तो ये तीन है। बाकी कोशिश करूंगा साथियों आज तो नहीं, पर कल कोशिश करूंगा कि आपकी 2 क्लास ले ली जाए। तो 2 क्लास में आपको जो 3 दिन का जो आपका गैप हुआ है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाएगी। तो कल जहाँ तक है कोशिश करूंगा बात करके, अगर सॉरी टाइम मिलता है कल तक और थोड़ा स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो कोशिश करूंगा कल 2 क्लास लेके आपकी जो पीछे जो रह गया था इतनी स्पीड। वैसे तो स्पीड अपनी सही चल रही है, 1-2 क्लास में कुछ होने वाला नहीं है, पर फिर भी साथियों कवर कर लेंगे। और नहीं फिर हो सकता है कि कल से मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर या पूर्वावलोकन मैं आपको करवाने लग जाऊं। तो पूर्वावलोकन की जैसी चर्चा होगी साथियों तो आप देखोगे कि पूर्वावलोकन जो हिंदी के जो मेन जैसे हिंदी में होता है ना पूर्वावलोकन, तो आर ओ में हिंदी के पूर्वावलोकन ज़्यादा पूछता है प्रीवियस ईयर। तो मैं कल से मैं करूँगा। हो सकता है कि कल की क्लास एक पूर्वावलोकन पे ले लूँ, उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ साथियों कि ये क्लास जैसे ही हो
तो आपको उसी के साथ एक 15 मिनट का या 20 मिनट का एक लेक्चर, या 15 या 20 मिनट में आपको, या 15 मिनट का लगभग, 15 या 15 की 20 बहुत होता है, 15-20 में आपको, या 15-20 में 15-20 क्वेश्चन ही मिल जाए प्रीवियस ईयर डेली हिंदी के, तो वो हिंदी भी कवर हो जाएगी साथियों। तो कोशिश पूरी है आपको जो जो मेन जहाँ जहाँ से प्रश्न उठाएगा आयोग वो सब पूरा करवाने का। अब आपको एक टॉपिक आता है यही मौर्योत्तर काल में ही साथियों, तो उसे मैं आपको करवा दूं। एक आएगा आपको यहाँ, जैसे अगर व्यापार संगठन की जैसे चर्चा होगी कि व्यापार सुदृढ़ हुआ तो कैसे हुआ, तो जो व्यापारिक जो मैंने आपको श्रेणी करवाई थी, या जो श्रेणी किसे बोला जाता था, शिल्प संगठन को, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ये मैं एक बार आपको समझा दूं। शिल्प संगठन, शिल्प संगठन, या कह सकते हो आप श्रेणी, श्रेणी बोला जाता था, श्रेणियां, श्रेणियां। तो वो आपको साथियों मौर्योत्तर काल में बहुत बड़े स्तर पर रहेंगी। यही कारण जो श्रेणी आती थी या श्रेणी हमारे यहाँ से जाती थी, तो वो रोम से जो व्यापार सुदृढ़ वाली जो विशेषता मैंने आपको करवाई, वो साथियों इसी की वजह से आपको लगेगा। और श्रेणियां क्या थी साथियों, तो मैं आपको जैसे अगर समझाऊं तो आप कह सकते हो कि जो व्यापारी और कारीगरों का संगठन एक कह सकते हो, व्यापारी भी थे उसमें और कारीगर भी थे। तो आप सीधे सीधे यहाँ अगर पॉइंट डालो, पहला पॉइंट, तो व्यापारी, व्यापारी एवं कारीगरों, एवं कारीगरों का संगठन, कारीगरों का संगठन, संगठन। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ साथियों कि इससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होने का कि जो विशेषता बताई है व्यापार वाली, और श्रेणियों से प्रश्न भी उठा सकता है। पिछला आया भी है, एक दो प्रश्न पूछा गया है, लेकिन पिछली एक दो मतलब दो बार से नहीं पूछ रहा यहाँ से, लेकिन आयोग के कहीं से भी उठा सकता है साथियों। तो उस पर ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो उसी में आप देखोगे कि ये कुछ नहीं है, आप कह सकते हो कि जो व्यापारी थे या कारीगर थे उनका एक संगठन, श्रेणी बोला जाता था। और दूसरा आप कह सकते हो कि जो विविध शिल्पों से जुड़ी हुई थी, जितनी श्रेणियां थी, शिल्पों से ही तो जुड़ी होंगी, क्योंकि कारीगर भी कोई ना कोई शिल्प के ही कारीगर होंगे, और जो व्यापार करेंगे वो भी किसी शिल्प का या किसी से, तो आप कह सकते हो कि विविध शिल्पों से जुड़ी हुई, विविध शिल्पों से जुड़ी हुई, शिल्पों से जुड़ी हुई, जुड़ी हुई थी। तीसरा साथियों, जैसे ही आपको मैं तीसरा पॉइंट कराऊं, तो तीसरा साथियों आपको जैसे पॉइंट अगर मैं कराऊं तो आप कह सकते हो कि वस्तुओं का मूल्य भी यही निर्धारण करती थी। और आपको चौथा आप देखो, जैसे अभी मैं पॉइंट करवाऊंगा तो आप देखोगे कि श्रेणियां सेना भी रखती थी। तो आप कह सकते हो मूल्य निर्धारण का कार्य भी यही करती थी, मूल्य निर्धारण, निर्धारण का कार्य। तो आगे अगर लिखना चाहो तो वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, क्योंकि वस्तुओं का ही तो होता था, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण का कार्य यही श्रेणियां करती थी साथियों। और आपको कहें तो श्रेणियां सेना भी रखती थी, अपनी पर्सनल सेना भी रखती थी साथियों, सेना भी रखती थी। और चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये न्याय का कार्य भी करेंगी। और न्याय का कार्य किसके साथ करेंगी साथियों, जो श्रेणियों के जो सदस्य थे, तो आप कह सकते हो कि अपने सदस्यों की अगर जो वाद विवाद का न्यायिक कार्य भी करती थी, अपने सदस्यों के बीच, अपने सदस्यों के वाद विवाद, वाद विवाद का न्यायिक कार्य भी करती थी, न्यायिक, न्यायिक निर्णय भी देती थी, निर्णय सीधे सीधे निर्णय लिखो साथियों, निर्णय भी देती थी। तो श्रेणियों के साथियों एक कुछ ऐसे इतने कार्य थे। और अगर आप कह सकते हो, और हाँ एक मेन पॉइंट और रह गया साथियों, कि ये बैंकिंग का कार्य भी करती थी, बैंकिंग का, बैंकिंग का कार्य। तो साथियों आप देख सकते हो कि जो उस समय की जो श्रेणियां थी या शिल्प संगठन थे, जो वर्तमान में जो आज 4-5 संस्थाएं मिलकर, 3-4 संस्थाएं मिलकर जिन कार्यों को कर रही हैं, उस समय ये एक संगठन या एक श्रेणी उस कार्य को करती थी साथियों, उतने कार्यों को अकेला करती थी। तो आप तो सोच सकते हो कि कितने विस्तार से, कितना विस्तृत तरीके से, कितनी संगठित तरीके से ये कार्य होते होंगे साथियों। तो इसीलिए आपको जो विशेषता मैंने आपको करवाई थी मौर्योत्तर काल की, उसमें आपको स्पेशली एक पॉइंट मैंने डलवाया था कि भारत और रोम का व्यापार सुदृढ़ हुआ, और उसी के साथ मैंने आपको दिखाया था भारत का व्यापार वाणिज्य सुदृढ़ हुआ। तो दो पॉइंट मैंने इसीलिए डलवाए थे क्योंकि श्रेणियों का बहुत महत्व है।
आपको दिखेगा मौर्योत्तर काल में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व दिखेगा, क्योंकि इसमें सेना भी है, बैंकिंग का कार्य भी कर रही है, न्यायिक निर्णय अपने सदस्यों का न्यायिक निर्णय कार्य भी कर सकती है। और मेन जैसे अगर आप कह सकते हो कि श्रेणियां इतनी ताकतवर कह सकती है या इतने निर्णय क्यों ले रही थी, क्योंकि सरकार इनके आप कह सकते हो कि या राज्य या राजा या सरकार इनके निर्णय को मान्यता देती थी। तो आप कह सकते हो कि राज्य द्वारा निर्णय को मान्यता, राज्य द्वारा निर्णय को मान्यता। तो ये समझना है साथियों, ये आपके दिमाग में एक मैंने इसीलिए स्ट्रक्चर बनवाया कि आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि किस तरीके से अगर श्रेणियां या शिल्प संगठन, बाकी तो मैंने ये पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था महाजनपद काल में ही, कि श्रेणियां संगठन बनी थी। आप कैसे शिल्प संगठन थे वो श्रेणियां, जिन्हें श्रेणियां भी बोला जाता था, जो व्यापार वाणिज्य का कार्य करती, व्यापार का कार्य करती थी। लेकिन ये पॉइंट कुछ ऐसे थे, आप कह सकते हो कि आप अगर साधारण भाषा में और समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि जो श्रेणियां या शिल्प संगठन थे उन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी। स्वायत्त आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में, स्वायत्त राज्य क्या है। तो एक तरीके की आप कह सकते हो कि जो मौर्योत्तर काल था उसमें जो शिल्प संगठन और श्रेणियां थी उन्हें स्वायत्तता प्राप्त थी एक तरीके की, क्योंकि न्याय निर्णय भी कर रही है, सेना भी उनके पास है, बैंकिंग का कार्य भी वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक तरीके स्वायत्त राज्य जिसका एक कॉन्सेप्ट आता है वो पॉलिटी में आपको करवाएंगे। हो सकता है कि पॉलिटी अगर आधे सर अगर उन जल्दी ही समय ने वैसे मैंने उनसे बोल दिया है, तो जब भी आएंगे तो सोच रहा हूँ कि पॉलिटी वो करवा के ही जाएंगे। तो आपको पॉलिटी भी करें, उसमें आपको समझाया जाएगा क्या ये स्वायत्त राज्य है। और थोड़ा स्वास्थ्य अभी पूरी तरीके से साथियों ठीक नहीं है, तो करो थोड़ा बहुत सहन, हमने भी बहुत किया है। और कल तो दशहरा था, सबने खूब एंजॉय किया होगा दशहरा का, छुट्टी का दिन भी मिल गया आपको, कल क्लास भी ऑफ रही। तो अब साथियों प्रारंभ करते हैं शुंग वंश, क्योंकि पहला वंश वही था। तो शुंग वंश में शुंग वंश, तो जैसी साथी शुंग वंश में जैसे चर्चा होगी, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि यही तो संस्थापक है। तो सीधे संस्थापक अगर लिखो, संस्थापक संस्थापक, तो आप सीधे कह सकते हो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली या शुंग वंश की स्थापना की साथियों। और पुष्यमित्र शुंग की अगर जैसी चर्चा करें तो पहला शासक जैसी चर्चा वो करोगे तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग की, तो मैं यहीं से करवा देता हूँ साथियों, एक दो पॉइंट है। सबसे पहले आता है कि जो शुंग वंश है, या कह सकते हो कि इसके जैसे, चलो एक और पॉइंट जैसे इसे हटाओ, ये मैं शासक बाद में करवाऊंगा। संस्थापक में जैसे मैंने आपको करवा दिया संस्थापक एक, ये जानकारी के सोर्स, जानकारी और देख लो जानकारी, ये एक पॉइंट है, जानकारी के स्रोत। तो ये दो पॉइंट साथियों मिलेंगे कि शुंग वंश की जानकारी, एक यहाँ से क्या है कि एक दो अभिलेख मिलते हैं, उनसे दो बार प्रश्न पूछा गया है, तो मैं सोच रहा हूँ वो और आपको ऐड करवा दूं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का तो कुछ नहीं, दो लाइनों में कि संस्थापक था और उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये तो मैं अभी 1 मिनट में करवा ही दूंगा। लेकिन ये जो पॉइंट है जानकारी के स्रोत, उसमें भी अगर जैसे पुरातात्विक और साहित्यिक दो में बांट लो, साहित्यिक और एक हो जाएंगे पुरातात्विक। तो साथियों पुरातात्विक और साहित्यिक में अगर हम देखें या सुगवंश की, तो मेन है दो अभिलेख हैं जिनसे दो बार पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने कहा कि दो में बांट के अगर आपको, शुरुआत से मैं आपको जो एक सिनॉप्सिस बनवाता हूँ, उसमें दो जो जानकारी की स्रोत है उन्हें दो भागों में बांट कर ही मैंने शुरुआत से करवाया। तो मैंने कहा अब साथियों फिर कहेंगे गुरुजी पहले तो आप कुछ भी करवाते हो, अब बाद में आप मिक्स करवा रहे हो। तो मैंने आपको बताया, तो पहला आता है एक धनदेव का अभिलेख आता है, धनदेव। धनदेव दो बार पूछा गया, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जिससे आप देखोगे कि जिससे जो पुष्यमित्र सिंह के द्वारा दो बार राजसूय यज्ञ या दो बार अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो आप सीधे कह सकते हो एक इसमें पुरातात्विक में धनदेव, धन
देव, वैसे ये पीपीटी में भी है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, एक अयोध्या अभिलेख आएगा, अयोध्या, एक सेकंड में ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, पुरातात्विक, इसमें आपको मिलेगा पहले धनदेव, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, अभिलेख। तो इससे मैंने आपको साथियों बताया कि 2 बार आज आप कह सकते हो अश्वमेध यज्ञ का साक्ष्य प्राप्त होता है। दूसरा अगर साथियों आप देखोगे तो वही आ जाएगा जो मैंने सॉरी, जो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में करवाया था कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, और हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ को आप कह सकते हो कि बेसनगर या विदिशा का स्तंभ भी, स्तंभ लेख भी बोला जाता है। तो आप हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़, गरुड़ स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, और इसी को साथियों विदिशा या बेसनगर का अभिलेख भी बोला जाता है। तो इससे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक आ जाएगा साथियों भरत स्तूप, भरत स्तूप लेख आप, या भरत लेख, तो एक भरत भी अगर लिखना चाहो तो वैसे कोई जरूरी नहीं है। साहित्यिक में साथियों आप देखोगे पुराण मिल जाएंगे, पुराण के बाद हस्तचरित, पतंजलि का महाभाष्य। तो साहित्यिक में अगर साथियों में ऊपर करवा दूं तो पुराण, पुराण, दूसरा आप कह सकते हो कि पतंजलि का, पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य। तो ये साथियों आपके दिमाग में आ गए होंगे 2 पुराण, ये क्या साहित्यिक स्रोतों में मैंने आपको करवाया था। इससे आगे साथियों जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले शासक आ जाएगा पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने आपको ये आपको बताया कि सबसे पहले इसके जो पुष्यमित्र शुंग के जैसी चर्चा होगी तो आपको मैं कराऊंगा कि इससे पतंजलि, आपके देखो पतंजलि इसके राजपुरोहित थे। दूसरा आप देखोगे कि मौर्य वंश का कह सकते हो कि अद्वितीय योद्धा, ये भी बोला जाता है कि मौर्य वंश का और आप कह सकते हो मौर्य जो मौर्य वंश की जो अंतिम शासक है भरत, उसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। तो मैं पीपीटी निकाल लेता हूँ साथियों, जैसी पीपीटी में चर्चा होगी ये मैंने आपको समझा दिया। बीच बीच में जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ समझाना जरूरी है तो वो मैं आपको करवाता चलूंगा साथियों। तो आप कह सकते हो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने आपको करवाया था कि देसी शासक मैंने आपको करवाई दिया, शुंग वंश और कणु वंश वाला, सातवाहन वंश ये हो गया। तो साथियों इससे आगे जैसे ही मैं बता रहा हूँ, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 1000, आप कह सकते हो मौर्य शासक की स्थापना की, या मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की साथियों। बाण वस्त के हर्षचरित पुष्यमित्र को नार्य या पुष्यमित्र को कट्टर ब्राह्मणवादी कहा गया साथियों। इससे आगे मैं जैसे ही बढ़ेंगे तो सीधे आ जाएगा जो साहित्यिक स्रोतों में। मैंने अभी आपको करवाया था कि पुराण करवाए थे साहित्यिक स्रोतों में, हर्षचरित करवाया था मैंने, अभी आपको हर्षचरित भी बताया था, पुराण बताए थे। इससे पता चलता है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। हर्षचरित में इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, इसमें अंतिम शासक बृहद्रथ की चर्चा की गई साथियों। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ये मैंने अभी आपको साथियों इतना समझाया है, इस तरीके से समझाया, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाया था अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे। तो सेम वही है, कुछ अलग नहीं है साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो पतंजलि का महाभाष्य, ये भी मैं साहित्यिक स्रोतों में अभी आप करवाया था। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा है। तो इसमें जैसे किसी ग्रंथ में कुछ चर्चा है, किसी ग्रंथ में कुछ, तो आपको साहित्यिक स्रोतों के तौर पर इसे बताया गया कि ये सब साहित्यिक स्रोत हैं साथियों। इससे आगे आप देखो गार्गी संहिता, इसमें भी यवन आक्रमण का ही उल्लेख है साथियों, एक ज्योतिष ग्रंथ है साथियों। पुरातात्विक में मैंने अभी ये करवाया था साथियों कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख, इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। ये मैंने अभी आपको करवाया साथियों, बिल्कुल आपको बताया विस्तार से कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख में चर्चा होती है। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ, मैंने बताया था 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है, वही है सेम। बेसनगर का गरुड़ अभिलेख, या बेसनगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख, या हेलियोडोरस का, यवन राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है साथियों। और ये भरत का मैंने बताया था, भरत का लेख, भरत के लेख में भी इस काल के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। इसके बाद आ जाते हैं साथियों पुष्यमित्र शुंग, मैं यही आपको लाना चाह रहा था
कि पुष्यमित्र शुंग की जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि पुष्य अंतिम शासक भरदत्त, वो मैंने कई बार करवाया, वो भी दिव्यावदान में चर्चा होती है। जैसे ही इसके बाद आप देखो धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि जो अयोध्या अभिलेख में पतंजलि के उसके अब सेम वही है, सेम बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क, हाँ ये साथियों थोड़ा एक पॉइंट अलग आया है, बौद्ध धर्म का उत्पीड़क और पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन बरहोत स्तूप बनवाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता साथियों। विरोधी था, हत्याएं की, वो अलग बात है साथियों, वो एक आप कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखो इसके विजय अभियान कुछ है, छोटी मोटी कुछ विजयों की चर्चा है, और उसमें भी आगे देखोगे तो बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग तरीके से ऐसे बताया गया है। और मेन एक आ जाता है कि इसके समय पहला इंडोगी का आक्रमण हुआ, इसमें इसकी भी चर्चा होगी। शासन काल में कई विदेशी आक्रमण हुए, राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य की बहुत मिला लिया और उसी राज्य में मगध, ये थोड़ा मैंने थ्योरी डाल दी है साथियों इसमें, कि आपको समझने के लिए एक थ्योरी की जरूरत होगी साथियों, तो वो मैंने पीपीटी में और पीडीएफ में ये सब करा, पसंद ने अपने विजयों का अभियान सीमा की। इससे आगे जैसे हम साथियों चलेंगे तो मेन आ जाता है एक विदर्भ, ये विजय है, छोटी मोटी एक विजय, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया साथियों, ये मैंने ऐड करवा दिया है कि विदर्भ या बरार की विजय, तो इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि विदर्भ की या बरार की विजय की थी। उसके बाद जैसी चर्चा करेंगे उसमें आप मौर्यों की तरफ से विदर्भ शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता के कारण उसे स्वयं विदर्भ स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये एक साथी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया, बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, ये मैंने सिर्फ ऐड कर दिया है कि एक सरसरी नजर से आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें आप देख लेना, बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इससे आगे बढ़ते हैं साथियों। इससे आगे आप देखो खारबेल का युद्ध, खारबेल का युद्ध से एक बार पूछ सकता है कि खारबेल ने इसे हराया था। तो आप कहते हो मौर्य ग्रंथि दिनों में कलिंग के वर्तमान उड़ीसा वर्तमान राज्य में कलिंग का राजा खारबेल, खारबेल था कलिंग का राजा। और आप इसे ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप कहोगे तो इसका एक वंश बोला जाता है, उस वंश का खारवेल जो शासक था उसने मगध पर आक्रमण, मगध नहीं है साथियों ये मगध है, मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया, हराया साथियों। जो हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी चर्चा या इसकी जानकारी मिलती साथियों। तो ये भी इससे आगे जैसे यवन आक्रमण, यवन आक्रमण ये जो कालिदास के मालविकाग्नि मित्र है, तो उसमें साथियों चर्चा होती है। अब ये कह सकते हो यवन आक्रमण हुआ, इसका वर्णन मालविकाग्निमित्र जो कालिदास का एक ग्रंथ है, इसमें साथ ही चर्चा होगी। इसके बाद ही हम कहेंगे, आप देखो डेमेट्रियस दिमित्र नामक ये यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था साथियों। तो ये एक समझाने के लिए, आपको जानकारी के लिए एक पॉइंट डाल दिया है, यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछा गया साथियों। गार्गी संहिता के युग पुराण, ये भी एक नॉर्मल साइज से यहाँ से प्रश्न नहीं उठाता आयोग, बस आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा ऐड कर दिया। अब आगे इसके पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी साथियों, उत्तराधिकारी की जैसी सारी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी अलग अलग जो संघर्ष करेंगे, तो उसकी आपको चर्चा होगी। देवभूति आएगा और देवभूति की जैसी चर्चा होगी साथियों। तो एक अंतिम आप कह सकते हो कि इसके पुष्यमित्र का जो अंतिम जो कह सकते हो जो इसका उत्तराधिकारी या अंतिम राजा जैसे बोला जाए शुंग वंश का, तो देवभूति था। देवभूति की जो अंतिम शासक था उसकी हत्या आपको वसुदेव करके, इसका मंत्री है वसुदेव, वो इसकी हत्या करेगा और कर्ण वंश की नींव डालेगा। तो ये देवभूति हो गया। या जैसे हम साथियों अगर कर्ण वंश की चर्चा करें तो आपको मैं समझाऊं तो जैसे ही अंतिम शासक में देवभूति है, वो कर्ण वंश की नींव डालेगा। और या इसकी जो अंतिम, सीधे सीधे मैं आपको एक बार समझा दूं, आपकी समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा आवाज़ भी कम निकल रही है और तो उस तरीके से थोड़ा सर भी दुख रहा है। तो साथियों जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जहाँ तक क्लास हो सके वहाँ तक मैं करवा दूंगा। तो आप कह सकते हो कि देवभूति, देवभूति, आप कह सकते हो कि वसुदेव, वसुदेव ने हत्या की, हत्या, वसुदेव इसका मंत्री है देवभूति का। तो इसने जब देवभूति की हत्या करेगा, ये अंतिम शासक है, सीधे सीधे कह सकते हो कि शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक।
तो ये जो अंतिम शासक है देवभूति, इसकी हत्या करेगा इसका मंत्री वसुदेव। और जब वसुदेव इसका मंत्री जब हत्या करेगा तो फिर ये कण्व वंश की नींव नींव रखेगा, कण्व वंश की नींव रखेगा साथियों। जब ये कर्ण वंश की नींव रखेगा तो आपको जैसे ही कर्ण वंश के साथियों हम आए तो आप देखोगे कि जैसी चर्चा होगी तो सीधे सीधे कर्ण वंश, ये छोटे छोटे पॉइंट है यहाँ से, वैसे कभी एक साल उठा लेता नहीं उठाता तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फ्री में आपको शादी करवा दूं तो संस्थापक 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 की जैसी चर्चा होगी तो वसुदेव आ जाएगा। मेन जैसी चर्चा होगी तो वसुदेव 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 का इसका संस्थापक था। और इसमें बस शासकों के नाम साथियों चर्चा होती है कि वसुदेव के बाद कौन आया, तो आप कैसे भूमिमित्र, उसके बाद आपको मिल जाएगा कि नारायण, फिर उसके बाद सुशर्मन जो अंतिम शासक है, और अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या सिमुख कर देगा, सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। तो जैसे ही यहाँ जैसे शासकों की चर्चा होगी, शासक शासक तो इसके साथियों 4 शासक मिलेंगे, 1 2 3 और 4। तो पहला आपको मैंने बताया था वसुदेव, वसुदेव, दूसरा भूमिमित्र, 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 तीसरा आपको मिलेगा नारायण, नारायण, चौथा मिलेगा साथियों आपको सुशर्मन, सुशर्मन, शर्मन। और जैसे ही साथियों अब सुशर्मन को यहां जैसे उठाया जाए, जो चौथा शासक है सुशर्मन, सुशर्मन, इसकी हत्या करेगा सिमुख, सिमुख द्वारा हत्या की गई, हत्या की गई। जब कर्ण वंश के अंतिम शासक की हत्या सिमुख द्वारा की जाएगी और उसके बाद ही साथियों आप देखोगे कि सातवाहन, सिमुख सातवाहन वंश की नींव रखेगा, सातवाहन वंश की स्थापना स्थापना करेगा साथियों, स्थापना करेगा। तो ये आपको मैं एक क्रम जो समझा रहा हूँ कि किस तरीके से, कि पहले जो आप देखोगे कि जो पहला वंश है वो शुंग वंश है, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया, कर्ण वंश के बाद आप देखोगे सातवाहन वंश आएगा। जैसी साथियों चर्चा होगी सीधे आप कह सकते हो कि सातवाहन वंश की चर्चा होगी। सातवाहन से साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न उठाए गए हैं तो सातवाहन से, तो आपको सातवाहन को समझना पड़ेगा साथियों। सातवाहन मेन सबसे पहले जैसी चर्चा होती है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मातृसत्तात्मक था, सबसे पहले इसमें मातृसत्तात्मक थी, जो राजाओं के नाम थे वो माताओं के नाम से प्रारंभ होते थे। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो जैसी चर्चा होगी तो उनमें सातकर्णी प्रथम, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये क्या है कि माता के नाम से राजाओं के नाम लिए जा रहे हैं साथियों, तो उससे आपको चर्चा होंगे। तो मेन जैसे आपको मैं बताऊं, सातवाहन, सातवाहन या सातवाहन वंश, सीधे सीधे संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक मैंने अभी आपको बताया था कि सिमुख, सिमुख, सिमुख संस्थापक हो गए साथियों। संस्थापक की जैसी चर्चा होगी तो सिमुख हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि जो क्षेत्र अगर पूछा जाता है कि क्षेत्र कौन था, तो आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र, आंध्रा आ जाएगा और कर्नाटक भी आ जाएगा। तो अगर सातवाहन वंश का क्षेत्र की चर्चा हो साथियों, क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और तीसरा साथियों कर्नाटक, कर्नाटका, कर्नाटक। ये 3 मेन क्षेत्र थे जहां से सातवाहन वंश या सातवाहन साम्राज्य था। और उसके बाद जैसे पूछ लेता है कि राजधानी, एक राजधानी से प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इनकी राजधानी की भी साथियों आप जान लो, राजधानी। तो राजधानी सातवाहनों की राजधानी थी साथियों प्रतिष्ठान, इसे पैठान भी बोला जाता है साथियों, तो ये पैठान भी होगी, तो आप कह सकते हो प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान या पैठान भी बोल सकते हो, पैठान। तो ये साथियों राजधानी हो गई।
राजधानी के बाद अगर पूछता है प्रश्न तो आपको मैं बताऊं कि इनकी राजकीय भाषा पूछ लेता है, तो राजकीय भाषा प्राकृत थी, ये भी आप जान लो। तो ये यहाँ आप जैसे कर लें राजकीय भाषा, और जब राजकीय भाषा की साथियों जैसे ही चर्चा होगी तो आप देखो प्राकृत, ये एक बार पूछा गया साथियों। और जो प्रतिष्ठान और ये पैठान वाली ये जो राजधानी है, ये 3-4 बार साथियों प्रश्न उठाया गया है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही आप देखोगे तो मेन जैसे होता है कि जैसे सातवाहनों को अगर बोला जाए, तो ये मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा ये हटा देती हूँ, संस्थापक वाला ये एरिया और ये क्षेत्र वाला। तो साथियों आप देखोगे कि इन्हें सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य बोला गया है। आंध्र भृत्य बोला गया है। और दूसरा अगर आप कहोगे साथियों कि सातवाहन कहाँ बोला गया, तो सातवाहन आप देखोगे कि अभिलेखों में इन्हें सातवाहन बोला गया है, पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य बोला गया है। तो अभिलेखों में इन्हें बोला गया साथियों सातवाहन। तो यहाँ से भी एक बार प्रश्न उठाया गया था, तो मैंने इसलिए साथियों इस वजह से आपको ये करवा दिया। और जैसे जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त कुछ नहीं साथियों, एक आपको अभिलेख याद रखना है। जानकारी की जैसी चर्चा होगी कि जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है सातवाहनों की, तो मेन जैसे अलग अलग जैसे जानकारी प्राप्त हो, तो आपको एक ध्यान रखना है कि नासिक के गुहा विलेख जितने भी है ना, वहां से सातवाहनों की जानकारी प्राप्त होती है। तो एक जैसी जानकारी की सोच जैसे पिछली बार करवा रहा था, तो मैंने कहा अभी जब शुंग वंश का करवाए तो इसका भी मैं आपको सब बता दूं। तो आप जानकारी के स्रोत की जैसी चर्चा करें कि जानकारी प्राप्त की जैसे ही आप सोचोगे साथियों, जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो नासिक के गुहा अभिलेख, नासिक के गुहा अभिलेख। तो ये आपको साथियों देख के चलना है कि यहाँ से ऐसे प्राप्त होती है। बाकी सोच रहा हूँ कि आज की क्लास को यही, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है साथियों, अभी मैं जैसे खड़ा हो पा रहा हूँ तो फिर भी सर दर्द और वो सब चल रहा है, तो स्वास्थ्य कारणों से कोई बात नहीं, कल 2 क्लास करेंगे। तो कल कोशिश करेंगे कल पूरी इसको मौर्योत्तर काल और संगम काल, मतलब संगम वंश भी करवाई दें कल। तो वो सब पूरा करने के बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे। साथियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो जैसे ही साथियों बाकी आपको जैसी चर्चा होगी, तो कल की क्लास में जहाँ तक है कल ये निपटा के, और कोशिश करूँगा कि कल की क्लास में आपको गुप्त काल प्रारंभ करवा देंगे साथियों। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं साथियों, मिलते हैं फिर कल इसी समय। कोशिश करूंगा, अभी क्या है थोड़े स्वास्थ्य कारणों से आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा मैं अपनी, नहीं कोशिश करूंगा आगे से लाइव क्लास करने की। लाइव में क्या है कि आप सब जुड़े रहेंगे तो आपसे थोड़ा कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो आपको आप भी बताते रहना कि क्या क्या, जैसे राइटिंग का कि राइटिंग आ रहा है, साफ आ रहा है कि नहीं, आवाज़ की भी। बाकी पीपीटी में कोई मिस्टेक तो नहीं है, जहाँ तक जो पहले मिस्टेक थी वो सब साथियों मैंने पूरी तरीके से सही करवा दी है। आपको जो वर्तनी अशुद्धि थी वो भी दूर होने लगी होगी आपको। बाकी पीडीएफ आज मैंने बताया आपको 8 बजे आज पक्का मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी डेली यही बोल जाते हैं, लेकिन आज पक्का आपको 8 बजे जितनी भी प्रीवियस ईयर क्लास वाली जितनी पीपीटी है वो सब पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो आप बेफिक्र होकर और आप चैनल का नोट, वैसे तो कल की क्लास में मैं आपको लिंक दे दूंगा, दोनों क्लासों में कल भी बताऊंगा आपको, तो कल वो दे दूंगा। उसके बाद ही जैसे ही आपको चैनल का नाम मैं अगर वैसे बताना चाहूँ तो मैं आपको बताऊँ कि जो चैनल का नाम है आगाज क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, वहाँ टेलीग्राम पे मिलेगा। उसी में आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सारी पीडीएफ मिलेंगी, और एक तरफा कम्युनिकेशन होगा, वहाँ कोई मैसेज वैसेज नहीं कर पाओगे आप। तो आप कल से, मैं सोच रहा हूँ कल से जैसे ही स्वास्थ्य पूरी तरीके से मैं स्वस्थ होता हूँ तो फिर मैं लाइव क्लास लूँगा, तो वहाँ यहाँ पे करेंगे कम्युनिकेशन लाइव क्लास में आना साथियों। तो आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे साथियों।